सुप्रभात। स्टैंडर्ड एट्थ, सब्जेक्ट एसएसटी, बुक नेम हमारे अतीत। पुस्तक के नाम से ही आप अर्थ निकाल सकते हैं कि अतीत का मतलब भूतकाल, और वो भूतकाल 100 साल पुराना, 200 साल, 300, 400, 500, 600, 700 साल पहले जिस देश में हम रहते हैं कैसा अतीत था। पाठ दूसरा है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की शुरुआत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति से हुई। उसके बाद आर्य आए, मौर्य, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, अशोक, और उसके बाद में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण होता है। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान से लुटेरे आते हैं, और उसके बाद में इन्हीं लुटेरों ने देखा कि इस देश में अलग अलग रियासतें हैं, राजा आपस में लड़ते हैं। उन्होंने लूटने के साथ साथ यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसको मुग़ल साम्राज्य कहते हैं। और मुग़ल सम्राट औरंगजेब के बाद आप 1857 की संघर्ष में या स्वतंत्रता आंदोलन में बहादुर शाह जफ़र जो लास्ट मुग़ल सम्राट था, उसको आपने पढ़ा भी है, पढ़ेगी भी। तो क्या हुआ कि 1600 शताब्दी के आसपास बहुत सी ऐसी कंपनियां, और पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, जो इंग्लैंड से आई, अंग्रेज़ों की थी, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और व्यापार करते करते इस देश में देखा, क्योंकि इस प्रकार का देश नहीं था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा का कोई राजा था, राजस्थान का कोई राजा था, राजस्थान के तो अलग अलग ज़िलों के राजा थे। आप राजस्थान में कभी गए हों, किले देखे होंगे, ये सवाई मान सिंह किला है, ये राजा करनी सिंह था, ये वो था, ये चित्तौड़गढ़ का राजा था। तो उन्होंने व्यापार से फिर साम्राज्य तक, यानी कि व्यापार के साथ साथ शासन करना भी यहाँ शुरू कर दिया। और 1857 के बाद 1947 तक इस अंग्रेज़ों को भगाने के लिए क्या क्या करना पड़ा वो आप पढ़ चुके हैं। कहता 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। यानी कि अंग्रेज़ लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। और ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके बेटों की गिरफ्तारी। ये कब होती है? 1857 के। 1857 का विद्रोह हुआ तो भारत, जो वर्तमान का भारत है, यहाँ के लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना राजा मान लिया, सम्राट मान लिया। लेकिन भिन्न भिन्न राजाओं ने, बहुत से राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, और आखिरकार भारतीयों की हार हुई और उन्होंने कब्जा कर लिया। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? इंग्लैंड की थी। वो व्यापार करने के लिए आई थी। व्यापार का मतलब यहाँ से मसाले हैं, यहाँ से कपड़े हैं, यानी कि इस प्रकार का जितना व्यापार कर सकते हैं, ये आप पूरा पढ़ेंगे। वाणिज्यिक, इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों की सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाए। व्यापार होता क्या है? अंडरस्टूड, आप जानते हैं। अब जैसे किसान, छोटी सी बात करें कि किसान खेत में सब्जी उगाता है, और सपोज़ करो वो मंडी में लेकर जाता है, तो सब्जी, अभी आलू की बात करें, प्याज की बात करें, आप भिंडी की बात करें, यदि वो मंडी में 10 रुपये किलो बिकेगी तो उसके खरीदने वाला बाज़ार में 20 रुपये किलो बेचेगा। तो ये व्यापार होता है, मुनाफा कमाते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। 1498 में पहली बार भारत में पहुंचने पर समुद्री मार्ग का पता लगाया। आपको पता है कि भारत की खोज किसने की? एक प्रश्न है जीके का। 1498 में वास्को डी गामा, लेकिन वो पुर्तगाल का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डच भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए, और ये सभी क्या करते थे कि एक ही सामान का व्यापार भारत से करना चाहते थे, जो विदेशों में उसकी डिमांड हो। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है, यानी कि जिसको आप पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश हो चुका है, पहले पूरा बंगाल था। 1651 में हुगली नदी के किनारे कंपनी के व्यापारी यहाँ अपने काम चलाते थे। व्यापारियों को जमाने फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री से में वेयर हाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ये व्यापार करने के लिए आए। व्यापार के बाद में जो वहाँ के राजा से थोड़ी सी रियायतें मांगी। रियायतों के बाद में उन्होंने वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री के बाद में अपने वहाँ पर हथियार और सैनिक जमा कर लिए और राजाओं से टकराव शुरू कर दिया। कहते हैं कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने, पहले अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था।
कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चला उन्हें छूट नहीं थी, यानी कि कंपनी व्यापार कर सकती है, लेकिन कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी थे जो फ़ायदा उठा रहे थे उनको रोका गया। व्यापार से युद्धों तक, अब व्यापार के साथ अंग्रेज़ों ने इस देश पे शासन करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कहते हैं बंगाल का टकराव दिखाई दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब अपनी ताकत दिखाने, यानी औरंगजेब आखिरी मुगल बादशाह था, उसके बाद में छिन्न भिन्न हो गया उनका शासन। अब आता है कि प्लासी का युद्ध। ये कठपुतली शब्द है, राजस्थान में कभी जाते हो तो म्यूजियम में या इस प्रकार के एक या खिलौना होता है जिसे आप धागों के सारे अपने हिसाब, कठपुतली का मतलब दास, नौकर, आप जैसा कहोगे वैसा करेगा, उसको कठपुतली कहा जाता है। 1756 में अली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत का काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक कठपुतली नवाब चाहती थी। आपको पता है कि सिराजुद्दौला वहाँ शासक था, राजा था, तो अंग्रेज चाहते थे कि हर बात को मानने वाला वहाँ राजा हो, कठपुतली हो, क्योंकि सिराजुद्दौला ताकतवर था, उनकी बात नहीं मानता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसी का एक सेनापति, आगे आपको आएगा, नवाब ने कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों गोदाम पर ताला, अंग्रेजों ने हथियार छीन लिए, अंग्रेज जहाज़ों को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी कलकत्ता के लिए कब्जा का उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों रॉबर्ट क्लाइव हुए पहला वायसराय पे। इस सेना को नौसिंह बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र, ये मीर जाफ़र यानी कि इस देश में गद्दार भी बहुत पैदा हुआ, ये गद्दार निकला। एक सेनापति था, वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया और सिराजुद्दौला की हार हुई। अब आगे चलते हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, यानी कि अब तक व्यापार था और प्लासी की लड़ाई में ये पहली कंपनी ने वहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित कर ली, आप शुरुआत कर दी उन्होंने। और उसके बाद आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के कंपनी युद्ध करती गई और भारत को अपने साथ मिलाती रही। आगे कंपनी का फैलता शासन 1757 से लेकर 1857 के बीच, ये जो इतना पीरियड 1857 का आप इतिहास में पढ़ा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अनेक युद्ध किए, अनेक प्रकार के ये वायसराय बनकर यहाँ कंपनी के आते रहे। रेजिडेंट की ताकत क्या होती, कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीति दार्शनिक जेम्स मिल का क्या कहा। दरअसल रेजिडेंस रियासत का राजा होता है, वह उसे अस्तित्व के अनुसार निषेधा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधिष्ठित रहता है, रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफी काम करता है, तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलबाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती है। यानी कि राजा यदि कंपनी के अनुसार चले, यानी कि व्यापार करे कि हम इतना टैक्स देना चाहेंगे, हम ऐसी ऐसी जगह व्यापार करना चाहेंगे, तब तो दिक्कत है। वरना क्या था कि टकराव होगा तो उसके बाद में युद्ध होगा। टीपू सुल्तान शेर ए मसूर इसलिए नाम पड़ा था कि एक बार वो जंगल में चला गया और शिकार करने के लिए, सामने शेर आ गया, उसकी बंदूक भी गिर गई, उसका तलवार भी गिर गई थी और शेर का सामना उसने खुद अपने बिना हथियारों के किया और आखिरकार उसने अटारी से उस शेर को मार दिया। तब उसको शेर की उपाधि दी थी। टीपू सुल्तान एक इतना ताकतवर शासक था कि कंपनी के लोग डरते थे। इस पाठ को टीपू सुल्तान तक पढ़ना, आगे हम बाद में करेंगे। टीपू सुल्तान की कहानियाँ आप तक यहाँ तक आ गई। थैंक यू।